Okay, so class number 4, bond valuation, and Abhishek Kumar, Yuvraj, other students who are doing live, good morning. Let us enter into the topic of risk analysis, which means, let me start like this. किसी को स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की लगा क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, तो अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट किया गया बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, वो कमती रिस्की है। तो क्या बॉन्ड मार्केट एक्चुअली कमती रिस्की है? उसके रिस्क में क्या क्या डायमेंशंस हैं, और वो डायमेंशंस में से अपने करिकुलम में कौन से डायमेंशंस पे फोकस किया गया, कैसे मेजर करते, कैसे इंटरप्रेट करते, कैसे मैनेज करते हैं रिस्क। ओके, ये सारे का डिस्कशन है। तो इफ़ यू गो टू कॉमन सेंस, अगर आपने ट्रेजरी बॉन्ड बाई किया, ट्रेजरी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट बॉन्ड, तो मोस्टली मान सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है। मैंने मोस्टली बोला इसलिए बिकॉज शायद आपको पता होगा कि गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डिफॉल्टेड इन द पास्ट. Argentina has defaulted a number of times. South American countries have defaulted a number of times. श्रीलंका, बांग्लादेश पे जो हाल हुआ था आपको पता ही है. तो इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैन डिफ़ॉल्ट, बट यूजुअली अपने मान लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा. इफ़ यू टच कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, अगर आप कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में जाएंगे तब तो डिफ़ॉल्ट हुआ ही है और होता ही है. तो ये जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. सर मैंने एक बॉन्ड बाई किया, इट वॉज सपोज टू पे इतना 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 इतना, बट कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया. अब जाके द कंपनी इज़ श्यूड एंड द कंपनी इज़ बिकमिंग बैंकरप्ट, और मेरे को रिकवरी मिला 100 रुपये में 30 रुपया. ओके, इन द बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स. दैट इज़ क्रेडिट रिस्क. वो क्रेडिट रिस्क का फोकस अपने सिलेबस में नहीं है. आई रिपीट, क्रेडिट रिस्क का फोकस अपने AFM सिलेबस में नहीं है. अगर किसी का मन था पढ़ने का, AFM में वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी. अब आते हैं अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग एवरी मोमेंट. इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग एवरी मोमेंट. उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से दो रिस्क होगा. वन इज़ री इन्वेस्टमेंट रिस्क, द अदर इज प्राइस रिस्क. री इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब इफ़ आई बाय अ कूपन बियरिंग बॉन्ड, उस पर जो बीच पे कैश फ्लो मिलेगा, उस कैश फ्लो को कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करेंगे. तो अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो कमती रेट पे री इन्वेस्ट कर पाएंगे. दैट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क, द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉलिंग एंड यू बीइंग एबल टू री इन्वेस्ट एट अ लोअर रेट. दूसरा प्राइस रिस्क. प्राइस रिस्क सबसे मेन है अपने लिए. प्राइस रिस्क मतलब जब अपने बॉन्ड बाई कर लिए तो हर समय उसका प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, बिकॉज बॉन्ड प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट द रेट. तो रेट चेंज होते जा रहा है तो प्राइस चेंज होते जा रहा है इन द इन्वर्स डायरेक्शन. रेट बढ़ गया तो प्राइस गिरेगा. दैट इज प्राइस रिस्क. तो सबसे ज़्यादा फोकस प्राइस रिस्क पे है, बॉन्ड वॉलेटिलिटी पे है. जैसे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है, वैसे बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी है. स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी जानने के लिए अपने बीटा का बात करते हैं. किसका? बीटा. कि जब मार्केट एक से चेंज करेगा तो स्टॉक कितना से चेंज करेगा. वैसे ही बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी जानने के लिए अपने ड्यूरेशन का बात करते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बाजार में 1% चेंज होगा तो बॉन्ड का प्राइस कितना परसेंट चेंज होगा. ठीक है, ड्यूरेशन. जैसे वहाँ बीटा था, यहाँ पे ड्यूरेशन, उसी के ऊपर फोकस है. सिंस टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा लिखाना चालू करता हूँ. बट लास्ट क्लास मैंने रिकग्नाइज़ किया, कल का जो क्लास था उसमें मैं बहुत स्टेटमेंट्स डिक्टेट करना चालू कर दिया था. व्हाट इज़ ए कमर्शियल पेपर, व्हाट इज़ रेपो. तो उस तरह का डिक्टेशन से क्लास का जो रिदम है बहुत स्पॉइल हो जाता है. आई विल शेयर द प्रीवियस बैच का नोट्स विथ यू, जहाँ पे डिक्टेशन किया हुआ है, तो कोई भी स्टूडेंट उसको पैरेलल रेफर कर सकता है. बट इन बैचेस में अगर अपने नोट्स को ऐसे इंग्लिश वाइज डिक्टेटेड करते हैं ना, द रिदम ऑफ द क्लास फॉल्स, विच आई रिकग्नाइज्ड यस्टरडे. आई डोंट नो वेदर यू रिकग्नाइज्ड इट और नॉट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? श्याम सुंदर, युवराज, बादल, अभिषेक. तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिक्टेशन करने का विचार और मन नहीं है. ठीक है, लिखेंगे, बट आपको एकदम इंग्लिश लैंग्वेज डिक्टेशन चाहिए तो आपको रेफर करना पड़ेगा प्रीवियस क्लास का, प्रीवियस बैच का नोट्स. ठीक है, जो शेयर होता है आपसे टुगेदर विद द ऑडियो. ओके, आइए. सो हियर आई एम.
रिस्क एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो रिस्क एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स के अंदर दो रिस्क मैंने बोला, वन इज क्रेडिट रिस्क यानी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, and the other is interest rate risk. The fact that interest rates are changing every moment. ये जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है, नॉट आवर फोकस, अपने AFM में ये नहीं कवर्ड है, नॉट आवर फोकस। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है उसका दो पार्ट्स, वन इज reinvestment risk and the other is price risk. Reinvestment risk, if R falls, investor will lose on reinvestment of intermediate cash flows. If R falls, investor will lose on reinvestment of intermediate cash flows. Intermediate मतलब जो बीच में कैश फ्लोज आ रहे हैं। अगर 10 साल का बॉन्ड है जिसका 15% कूपन है, 1000 फेस वैल्यू है, तो 150 150 150 150 जो आ रहा है ना, तो फर्स्ट ईयर वाला 150 9 साल इन्वेस्ट होगा, सेकेंड वाला 150 8 साल इन्वेस्ट होगा, थर्ड वाला 150 7 साल इन्वेस्ट होगा। तो अगर वो इन्वेस्ट करते समय इंटरेस्ट रेट बाजार में गिर गया तो कमती रेट पे री इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसका रिस्क इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। प्राइस रिस्क, इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस, bond price bracket being the PV of future cash flows will fall। ये डिस्काउंटिंग है, लेफ्ट साइड में कंपाउंडिंग था, ये डिस्काउंटिंग है। इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस, बॉन्ड प्राइस बीइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विल फॉल, ठीक है। तो वन वुड बी कंफ्यूज्ड कि ईश्वर से क्या प्रे करें, बिकॉज अगर भगवान से प्रे करते हैं कि इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो हमें री इन्वेस्टमेंट पर नुकसान होगा, प्राइस रिस्क पे फ़ायदा होगा, बिकॉज बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। अगर भगवान से प्रे करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो उस केस में हमें री इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा होगा, प्राइस रिस्क पे घाटा होगा। ये पार्ट समझ में आ रहा है। तुमने बॉन्ड बाई किया 10 साल का, तुम भगवान से प्रे क्या करोगे? अगर तुमने प्रे किया काश इंटरेस्ट रेट गिर जाए और भगवान ने सुन लिया, तो यू विल लूज ऑन री इन्वेस्टमेंट बट यू विल गेन ऑन द प्राइस, बिकॉज दाम बढ़ जाएगा। उल्टा, अगर तुमने प्रे किया कि काश इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो यू विल गेन ऑन री इन्वेस्टमेंट बट यू विल लूज ऑन द प्राइस, बिकॉज री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज कंपाउंडिंग इन नेचर, कंपाउंडिंग, प्राइस रिस्क इज डिस्काउंटिंग इन नेचर। ओके, री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज ए कंपाउंडिंग रिस्क, पैसा आगे भेज रहे हैं। प्राइस रिस्क जो डिस्काउंटिंग रिस्क, पैसा पीछे टान रहे हैं। समझ में आ रहा है? युवराज, आशीष, अभिषेक, हिमेश, आई डोंट नो, काव्या, सलोनी, ऋषि, ये लोग हैं कि नहीं है? ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ रिविजिट किया जाएगा, बट अभी से अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अगर अभी से पिकअप हो रहा है कि सर क्लियर है, ठीक है ना? ओके, तो ये एक चार्ट बना अपना। फोकस क्या चीज़ का है सिलेबस में? फोकस ऑफ AFM, AFM का फोकस इज ऑन प्राइस रिस्क। AFM का फोकस इज ऑन प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क में क्या? उसका प्राइस रिस्क में उसका मीनिंग, उसका क्वांटिफिकेशन, उसका मैनेजमेंट,
ये 3 पार्ट सिलेबस, मीनिंग, क्वांटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। मीनिंग, क्वांटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली क्वांटिफिकेशन से भर भर के क्वेश्चन आएगा, मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आता है, उतना नहीं। और जिसको मीनिंग पता है वो क्वांटिफिकेशन और मैनेजमेंट आसानी से कर लेता है, जिसको मीनिंग नहीं पता है वो अल्टीमेटली रटता रहता है। ठीक है, तो मीनिंग से कुछ नहीं आएगा, बट मीनिंग जिसका फोकस मीनिंग पे है उसके लिए दोनों पार्ट्स एकदम आसान है, नेचुरल है। कुछ नया आया तो भी वो फेस कर लेगा। और जिसको मीनिंग पे ध्यान नहीं दिया है, केवल सम्स पे ध्यान दिया है, वो अल्टीमेटली बेस्ड है कि काश सेम सम आ जाए। ठीक है, और प्लस स्ट्रगल करता रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला का लिस्ट बनता रहेगा। ठीक है, मीनिंग, क्वांटिफिकेशन, मैनेजमेंट। तो आते हैं अपने मीनिंग पे। बॉन्ड प्राइसिंग is a DCF stuff. Bond pricing is a DCF stuff. So price equal to CF1 by 1 plus R, CF2 by 1 plus R the whole square plus CFN by 1 plus R the whole power n. अगर अपने क्रेडिट रिस्क को इग्नोर करें, यानी कि अगर अपने माने कि सर ये जो कैश फ्लोज है CF1, CF2, CFN ये सर्टन है, ये तो मिलेगा ही, तो व्हाट इज़ द ओनली थिंग ऑन द राइट हैंड साइड दैट चेंजेस एवरी मोमेंट। अगर अपने क्रेडिट रिस्क को इग्नोर करें, यानी कि CF1, CF2, CFN वो तो हर समय मिलेगा ही, कोई इशू नहीं है, उस पर डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो what is the only variable on the right hand side which will keep on changing? R. Okay, R will keep on changing every moment. ठीक है, R will keep on changing every moment. अगर R इंक्रीज होता है, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग, अगर R इंक्रीज होता है तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज दिख रहा होगा आप लोग को, वैसे भी पता है और इक्वेशन से भी दिख रहा होगा। और अगर R डिक्रीज होता है तो प्राइस विल इंक्रीज। यू कैन सी इट। इसका मतलब प्राइस और R में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स या डायरेक्ट? प्राइस और R में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स या डायरेक्ट? जवाब देते जाओ, मैं देख रहा हूँ आप लोग का जवाब। आई एम टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर जवाब। प्राइस और R में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स या डायरेक्ट? इन्वर्स है, उल्टा रिलेशन है सर। आर बढ़ेगा प्राइस गिरेगा, आर गिरेगा प्राइस बढ़ेगा। और ये रिलेशन अगर आपको फील हो रहा हो, स्मेल आ रहा हो, तो ये रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? ये रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? लुक एट द इक्वेशन। ये रिलेशन जो प्राइस और आर में इन्वर्स आपने बोला, आप लोगों ने प्राइस और आर में इन्वर्स रिलेशन बोला, इज इट स्ट्रेट लाइन और इज इट इन्वर्स, सॉरी, इज इट स्ट्रेट लाइन और इज इट अ कर्व? ये जो इन्वर्स रिलेशन है ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? क्या लग रहा है, व्हाट्स योर फर्स्ट थॉट? ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? इज इट अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर और नॉन लीनियर? लीनियर और नॉन लीनियर? इट इज नॉन लीनियर। दिख रहा है आर स्क्वायर, आर क्यूब। ओके, इट इज नॉन लीनियर, इट्स अ कर्व, इट्स अ कर्व। ओके, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, जब भी मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जब भी आर बढ़ेगा तो प्राइस एक रेट से गिरेगा, और जब आर गिरेगा तो प्राइस उसी रेट से बढ़ेगा। आई रिपीट, स्ट्रेट लाइन का मतलब जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्राइस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा एक सर्टेन रेट से, और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा सेम रेट से। अगर स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा एक सर्टेन रेट से, और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा सेम रेट से। सेम रेट, राइट साइड लेफ्ट साइड, मतलब दोनों साइड में सेम रेट, जिसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक। बट अगर अलग अलग रेट है, सर रेट बढ़ने से प्राइस गिरेगा शर्मा के, और रेट गिरने से प्राइस बढ़ेगा जोश में। रेट बढ़ने से प्राइस गिरेगा धीरे, और रेट गिरने से प्राइस बढ़ेगा जोश में। ठीक है, वैसा है क्या? और वैसा ही है, विच इज़ सच अ गुड न्यूज़ कि सर हम बॉन्ड बाई करेंगे, बाई चांस इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड प्राइस धीरे गिरेगा, धीरे।
और बाई चांस इंटरेस्ट रेट गिर गया तो बॉन्ड प्राइस जोर से बढ़ेगा, ठीक है, तो जोर से बढ़ेगा। तो ये चीज़ को लिखते हैं और देखते हैं ग्राफिकली। सो देयर इज एन इनवर्स relation between price and interest rate. There is an inverse relation between price and interest rate. R up, P down, R down, P up, and this relation is not linear, it is convex as shown below. It is convex as shown below. तो ड्रॉ किए अपने एक्स एक्सिस पे आर, वाई एक्सिस पे पी। एक्स एक्सिस पे आर, वाई एक्सिस पे पी। दिस इज द रिलेशन। जैसे बचपन में डिमांड कब होता था, ओके, दिस इज द रिलेशन। सिंस ऑरिजिन की तरफ बंद है ना, उसको कॉन्वेक्स बोलते थे बचपन में। अगर ऐसा होता ना, ऐसा, इसको कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये भी बचपन में पढ़ा हुआ होगा, सीए सब भुला देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। इस रिलेशनशिप पे एक पॉइंट लिए यहाँ पे, ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट R0 है, प्राइस P0 है। इंटरेस्ट रेट R0 है और प्राइस P0 है। अब इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा राइट साइड में बढ़ा दिए, R2, उससे नहीं, R1, स्टैंडर्ड नोटेशन से R1, उससे प्राइस गिर के हो गया P1। आपको लिखना है शर्मा के। उसके बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिए उतना ही, R2, उससे प्राइस यहाँ आया P2, जोश में, ठीक है। तो हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि बॉन्ड बाई करने में कितना ज़्यादा इनहेरेंट फ़ायदा है, क्योंकि दाम गिरेगा तो शर्मा के गिरेगा और दाम बढ़ेगा तो जोश में बढ़ेगा। अगर किसी को मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होगा, तो उस केस में ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन होता है 1/1 + R टू द पावर n, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो होता है ये। व्हाट इज़ दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर? तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का प्रॉपर्टी है। डिस्काउंटिंग फैक्टर, R बढ़ने से डिस्काउंटिंग फैक्टर गिरता है पर कमती गिरता है, और R के गिरने से डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है। इसको ऐसे मुँह जवानी इंट्यूटिवली बोलना इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसको इंट्यूटिवली बोलना इम्पॉसिबल है। इसको आदमी क्या कर सकता है, से n को 10 साल ले लिया, 10 साल, और R को तुम सपोज़ 10% से 11, 12, 13% कर दो, और 10% से 9, 8, 7% कर दो, और डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो एक्सेल पे, और एक बार देख लो कैसे कैसे बढ़ रहा है, गिर रहा है। वो एक तरीका है, ओके, उसको प्लॉट करके देख लो, उसको फील कर लो, बट और कोई तरीका नहीं। और एक तरीका है, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पर ऑब्वियसली डेरिवेटिव ये सब तो करेंगे नहीं अपने,
तो अगर कोई रीज़न बोलेगा कि क्यों ऐसा होता है, इंट्यूशन से बोलना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में। आई होप आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया होगा, मैंने पहले ही बोल दिया। जिसने मीनिंग समझा उसके चैप्टर कैप्चर्ड, जिसने मीनिंग नहीं समझा उसके लिए चैप्टर टॉर्चर है, टॉर्चर। ठीक है, ये मीनिंग वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस फॉर अ गिवन decrease in interest rate is greater than the percentage decrease in price for the same increase in interest rate. द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस फॉर अ गिवन डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जो दाम बढ़ता है, इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस फॉर द सेम इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब किसी को ये इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, छोड़ो, जोश और शर्मा के इसका काफ़ी है, तभी तो लिखा प्राइस बढ़ता जोश में गिरता शर्मा के, वही तो लिखा है राइट साइड में। इंग्लिश क्या करेगा और ख़राब करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश के भरोसे नहीं बैठेगा, अपने को अपना टोनिंग आता है। This is known as positive convexity. This favorable property is known as positive convexity. This favorable property is known as positive convexity. इसको अपने positive convexity बोलते हैं। ये तो फेवरेबल प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कन्वेक्सिटी, पॉजिटिव कन्वेक्सिटी, ठीक है, ओके। एजेंडा, एजेंडा क्या है? वी ड्रॉप a tangent on this curve. We drop a tangent on this curve. फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। R प्राइस कर्व उस पर इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ किए, तो ये जो टैंजेंट ड्रॉ किया है, अगर एक बार मान लें कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में जो ब्लैक वाला कर्व है वो रिलेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। अगर एक बार मान लें कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में कर्व इज़ नॉट द रिलेशन, स्ट्रेट लाइन इज़ द रिलेशन, तो स्ट्रेट लाइन का मैथ्स हमेशा ईजी होता है। तो उस केस में अपने इस टैंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, इस टैंजेंट का स्लोप, बिकॉज स्लोप से क्या पता चलेगा? स्लोप से पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा तो बॉन्ड प्राइस कितना परसेंट चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा तो बॉन्ड प्राइस कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये अपने को स्लोप से पता चलेगा। तो अपने को इसका स्लोप निकालना है। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप, जो स्लोप निकालना है वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा आर स्लोप, यानी डी पी बाई डी आर स्लोप, वो तो यही होता है।
बट हम लोग ये स्लोप रुपया में नहीं निकालना चाहते, ये स्लोप हम लोग परसेंटेज में निकालना चाहते हैं। इसलिए इसको डिवाइड बाय पी ये हमें निकालना है। और ये जो आएगा इसका नाम है मॉडिफाइड ड्यूरेशन MD और इफेक्टिव ड्यूरेशन ED। मॉडिफाइड ड्यूरेशन MD और इफेक्टिव ड्यूरेशन ED। मॉडिफाइड ड्यूरेशन MD और इफेक्टिव ड्यूरेशन ED दो नाम है। जो स्लोप आएगा, स्लोप को एक नाम दिया है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन MD और इफेक्टिव ड्यूरेशन ED। इट इज स्ट्रेंज दैट जो नाम दिया उस पर ड्यूरेशन वर्ड क्यों रखा है। थॉट ये है कि इसका कुछ और नाम दे सकता था ना, जैसे वहाँ पे बीटा नाम है स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पे नाम दे सकता था थीटा, सिग्मा, लैम्डा, बहुत सारा ग्रीक लेटर्स है, पर ये नाम दिया ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इफेक्टिव ड्यूरेशन, क्योंकि अगर इसी स्टेज पे मैच्योर्ड आदमी ये समझ ले कि सर ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हम लोग पता लगाना चाह रहे हैं आर के चेंज होने से प्राइस कितना भागेगा, तो एक्चुअली आर से चेंज होने से प्राइस कितना भागेगा इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस, जो पावर है एन। प्लीज़ फील इट। तुम्हारे नीचे में से 1.10 है और पावर में अगर 2 है तो 1.10 को 1.11 कर दिए, तो पहले 1.1 स्क्वायर था, अब 1.11 स्क्वायर। यू कैन फील दैट मैसिव चेंज नहीं आएगा। बट अगर नीचे में पावर 20 था तो 1.1 पावर 20 था, अब 1.11 पावर 20, 1.1 पावर 20 था, 1.11 पावर 20। यू कैन फील दैट सर द पावर का गेम चल रहा है। और वो जो पावर है वो तो मेच्योरिटी है। बॉन्ड अगर 10 साल का है तो पावर 10 तक जाएगा, बॉन्ड अगर 30 साल का है तो पावर 30 तक जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत ही मेच्योर्ड पॉइंट है जो बाद में जाके समझ में आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काश इसका सीड्स अभी चला जाए कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ पावर, और वो जो पावर है मेच्योरिटी है। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के नाम दे दिया ड्यूरेशन, बिकॉज मेच्योरिटी से लिंक्ड है। ठीक है, इसलिए जानबूझ के नाम दे दिया ड्यूरेशन बिकॉज मेच्योरिटी से लिंक्ड है। ओके, यहाँ पे एक नोट लिख ले, नोट। Why did they name it? Why did they name it duration? Because price is equal to cash flow by 1 plus R power n. Price is equal to cash flow by 1 plus R power n. When R changes, comma, the percentage change in price depends on n, that is maturity. The percentage change in price depends on n, that is maturity. Full stop. So, sir, they could have named it maturity. तो maturity नाम दे सकते थे। They could have named it maturity. Duration क्यों दिया? However, for coupon bearing bond, जो कूपन बियरिंग बॉन्ड होता है, there are several cash flows with powers को एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता लिखाने से, इसलिए मैं पावर लिखा रहा हूँ। विथ पावर्स बीइंग 1,
2 3 n। अगर 10 साल का बॉन्ड है उसमें पावर 10 केवल है या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 20 साल का बॉन्ड है तो केवल 20 थोड़ी है, 1 से लेके 20 है। हाँ ZCB है तो अलग बात है कि ZCB है तो सर 10 का मतलब 10, 20 का मतलब 20, 30 का मतलब 30। बट अगर कूपन बियरिंग बॉन्ड है तो एक पावर थोड़ी है, बहुत सारा पावर है। सो some sort of average power, some sort of average power will come into play. Some sort of average power will come into play. They called it duration. They called it duration. इन केस किसी का मिस हो गया मैं रीड कर दे रहा हूँ. When R changes, the percentage change in price depends on N, that is maturity. So, sir, they could have called it maturity. However, for coupon bearing bond, there are several cash flows with powers being 1, 2, 3, dot, 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 N. So, some sort of average power comes into play. Some sort of average power comes into play, dot, dot, dot. They called it duration. They called it duration. ठीक है. I have not read this in any book. मैंने कोई किताब में ये नहीं पढ़ा है जो मैं लिखा रहा हूँ. This is my understanding based on so much of time given to these areas. ठीक है. तो and this is very very good stuff at the nascent level when you are learning. ठीक है. Because आपके एकदम naturally घुस रहा है. तो अपना बात हो रहा था एजेंडा. करना क्या है हमें? तो हमें ये स्लोप निकालना है. इस पे सम्स है और ये जो स्लोप निकलेगा ये बीटा का भाई है. इनकेस मार्क कर सके ये जो निकलेगा ये बीटा का भाई. दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज द वे इन विच CA फाइनल का स्टूडेंट समझता है कि स्टॉक मार्केट में जो बीटा था बॉन्ड मार्केट में वो ड्यूरेशन है. स्टॉक मार्केट में जो बीटा था ना, बीटा बॉन्ड मार्केट में वो ड्यूरेशन है. श्याम सुंदर बोल रहा है विथ पावर्स 1 2 3 का मतलब क्या है? ये मतलब है श्याम सुंदर, ये जो इक्वेशन है इसमें इसका पावर क्या है 1, इसका सेकंड का पावर क्या है 2, थर्ड का पावर क्या होगा 3, फोर्थ का पावर क्या होगा 4. तो जब R चेंज होगा फर्स्ट वाला तो बहुत कम चेंज होगा, सेकंड वाला उससे ज़्यादा चेंज होगा, लास्ट वाला बहुत ज़्यादा चेंज होगा. तो इसलिए प्राइस पे इफेक्ट केवल लास्ट वाले का थोड़ी पड़ रहा है, 1 का 2 का 3 का 4 का N का सबका पड़ रहा है. आई थिंक मैंने बहुत सही से लिखाया है. इफ़ यू चेक द लैंग्वेज. समझ में आया क्या? बाकी लोगों को, श्याम सुंदर का भी को नहीं पता, बाकी लोगों को समझ में आया क्या? उनको भी समझ में आ गया श्याम सुंदर को? ठीक है, चलिए. ये सारा मीनिंग चल रहा है. कोई बोर हो रहा होगा ना कि यार कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं, तो लिखा तो दिए मीनिंग, क्वांटिफिकेशन और उसके बाद मैनेजमेंट. ठीक है, तो थोड़ा था ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे एजेंडा. सर हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमें ये निकालना पड़ेगा, अभी तक निकाले नहीं है, डिस्कशन चल रहा है. वैसे खुशी की बात है कि स्लोप ही तो निकालना है. स्लोप कौन सी बड़ी बात थी ज़िंदगी में? कभी बड़ी बात नहीं थी. निकाल देंगे स्लोप. सेकंड एजेंडा. सेकंड एजेंडा, if we only focus on the slope, comma, we are missing out convexity. If we only focus on slope, we are missing out convexity. We are missing out convexity का मतलब सपोज हमारा ये आंसर आया, मन से बोल रहा हूँ, ये आंसर आया 6.2. ये आंसर आया 6.2. इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा तो बॉन्ड प्राइस 6.2% चेंज होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन.
6.2 अगर ये आंसर आया तो इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा तो बॉन्ड प्राइस 6.2% चेंज होगा। बट एक्चुअली तो सर कुछ और है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस तो 6.2 से थोड़ा कम गिरेगा शर्मा के, और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस तो 6.2 से ज़्यादा बढ़ेगा जोश में। ध्यान है सर, एक्चुअली क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस 6.2 नहीं गिरेगा, उससे कम गिरेगा, से 6.1 या 6% गिरेगा। और बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड प्राइस 6.2 नहीं बढ़ेगा, 6.3 या 6.4 या 6.5 बढ़ेगा। तो वो चीज़ तो इग्नोर हो गया, ठीक है, वो कन्वेक्सिटी तो इग्नोर हो गया, वही लिखाया हूँ। इफ वी ओनली फोकस ऑन द स्लोप वी आर मिसिंग आउट कन्वेक्सिटी। सपोज MD equal to ED equal to 6.2. Interpretation: if interest rate changes by 1%, comma, bond price is expected to change by 6.2% in the opposite direction. If interest rate changes by 1%, comma, bond price is expected to change by 6.2% in the opposite direction. Para change. However, this is not 100% correct. This is not 100% correct. In actuality, first bullet, if R rises, price will fall by less than 6.2%. If R falls, price will rise by more than 6.2%. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस 6.2% से कम गिरेगा, और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो प्राइस 6.2% से ज़्यादा बढ़ेगा। टू कैप्चर दैट पोर्शन, we have to calculate convexity. We have to calculate convexity. To capture that portion, we have to calculate convexity. Convexity का मतलब है rate of change of slope. Okay, convexity का मतलब है मैथ्स में rate of change of slope. Rate of change of slope मतलब d square p by dr square upon p। वो क्या लिखाया था ऊपर में, dp by dr, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन रेट अपॉन p। ये क्या है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव, d स्क्वायर p by dr स्क्वायर अपॉन p। ऑफकोर्स ये फॉर्मूला नहीं है, इसका अल्टीमेटली एक फॉर्मूला है, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट कैलकुलस। कैलकुलस अंदर ही अंदर कहीं छिपा रहता है, वो हमारे काम का नहीं है। काम का है फाइनल रिजल्ट, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मैनेजमेंट, ठीक है। नोबडी शुड एवर फील पेन दैट मेरे को कैलकुलस नहीं आता है। क्या काम करोगे, उसका कैलकुलस से डिराइव कर लोगे तो उससे कितना पैसा कमा लोगे, ठीक है। वो काम का नहीं है, काम का है अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है और वो रियल लाइफ में काम क्या आता है। So Rishi Goswami is saying, so duration tells direction and first moment. Convexity tells us movement changes as rate moves further. Yes.
Convexity is the second derivative. Duration is the rate of change. Convexity is the change in the rate of change. ओके तो ये अपना एजेंडा सेट हो गया, अपने समझ गए चीज़ को, ये मीनिंग हुआ है. दिस इज़ द मीनिंग. जो पार्ट लोग नहीं करते हैं, जो इग्नोर करते हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा पिलर बेस्ड है. अब अपने को मूव करना पड़ेगा ऑन द क्वांटिफिकेशन, यानी सम्स वाला पार्ट. क्वांटिफिकेशन. सो क्वांटिफिकेशन में हाउ टू कंप्यूट MD and ED. How to compute MD and ED. इनको कैसे निकालेंगे, MD को और ED को. Once computed, where would they be used? नाम कहाँ आएगा? How to compute MD and ED once computed, where would they be used? ठीक है. तो स्लोप दो तरह से निकल सकता है. एक तरीका हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. स्लोप का तरीका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. अगर आप ये ग्राफ देखते हो, इस ग्राफ में P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1. ठीक बोल रहा हूँ क्या? मैंने बोला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. यहाँ y क्या है? प्राइस. x क्या है? इंटरेस्ट रेट. तो देयरफॉर स्लोप का फॉर्मूला हो गया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1. सही बोला क्या? यस प्लीज़, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. स्लोप का फॉर्मूला बचपन से होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x. तो y2 माइनस y1 मतलब P2 माइनस P1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1. ठीक है. अपने जब P2 माइनस P1 करेंगे तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव आएगा, P2 माइनस P1 पॉजिटिव आएगा, पर नीचे में R2 माइनस R1 करेंगे तो नेगेटिव आएगा. P2 माइनस P1 आपको दिख रहा है पॉजिटिव आएगा, पर R2 माइनस R1 नेगेटिव आएगा. ये दिख रहा है. जो चीज़ हमेशा ही नेगेटिव आएगा उसको फाइनेंस में और नॉलेज में माइनस साइन हटा दिया जाता है और उसको प्लस निकाला जाता है. आई डोंट नो आप लोगों को कितना याद है, ये CA फाउंडेशन में 11-12 में इलास्टिसिटी के साथ होता था. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, लॉ ऑफ डिमांड. तो उसका माइनस साइन हटा के प्लस ही बोला जाता है. ओके. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस हटा देते हैं. वैसे ही ये निकालते समय माइनस को हटा देते कि यार वो तो मन में है. तो अकॉर्डिंगली क्या मैं बोल सकता हूँ P2 माइनस P1 डिवाइड बाय R1 माइनस R2? क्या मैं बोल सकता हूँ P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2? इज इट फाइन? ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा. P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 बोलने से पॉजिटिव आ रहे हैं. ये जो चेंज हुआ ना R0 से R1, R0 से R2, इसको बोल रहे हैं डेल्टा वाई. दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट शॉक. कैलकुलेट करने के लिए जो शॉक दिए, इंटरेस्ट रेट शॉक. तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हो गया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा वाई. P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा वाई. इज इट फाइन? फॉर्मूला हो गया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा वाई.
प्लीज़ एक्नॉलेज। हमें चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट देखना है। तो चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1 है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट है 2 इंटू डेल्टा वाई, 2 इंटू डेल्टा वाई। और आपको याद होगा मैंने बोला था हम लोग निकालना चाहते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस, इसलिए निकालना चाहते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस। कहाँ मार्क किया था? एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस। देयरफॉर हमें को डेल्टा पी बाई डेल्टा आर नहीं निकालना है, हमें डेल्टा पी बाई डेल्टा आर अपॉन पी निकालना है, अपॉन पी, जिससे परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाए। ठीक है, तो ईडी का फॉर्मूला वहाँ से आ रहा है, ईडी का फॉर्मूला वहाँ से आ रहा है। तो ईडी इक्वल टू स्लोप का बचपन वाला फॉर्मूला इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 2P0 डेल्टा वाई। ये ईडी का फॉर्मूला है। P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट का चेंज हो गया 2 डेल्टा वाई, और नीचे में प्राइस से डिवाइड किया जिससे परसेंटेज चेंज आए। P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा वाई, ओके, 2P0 डेल्टा वाई। दिस इज ईडी का फॉर्मूला। डेल्टा वाई क्या हो गया? डेल्टा वाई इज द इंटरेस्ट रेट शॉक used to compute ED if the shock is 40 BP, BP तो पता होगा बेसिस पॉइंट्स, कॉमा यूज 0.004 इन द फॉर्मूला। क्योंकि 40 BP मतलब 0.4%, 40 BP मतलब 0.4%, 40 BP का मतलब हो गया 40/100 0.4%, और 0.4% क्या हो गया? 0.4/100 0.004। तो पुट करते समय बी डेल्टा वाई जो शॉक है उसको डेसिमल्स में पुट करना है। एक्चुअली कोई चाहे तो 0.4 भी पुट कर सकता है, पर उसके बाद उसको आंसर को इंटू 100 करना पड़ेगा, पूरे आंसर को। तो पूरे आंसर को इंटू 100 करने के बजाय नीचे में ही डिवाइड बाय 100 कर दिए, झमेला अवॉइड करने के लिए। अब इस स्टेज के बाद आपको सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब आपका कैलकुलेटर चलेगा दिमाग के साथ साथ। तो ये बच्चा वाला चीज़ है। लेट्स प्रैक्टिस इट। एग्जाम्पल, फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 11%, पेबल एनुअली, YTM 12%, maturity 5 years, calculate ED using an interest rate shock of 40 BP. Calculate ED using an interest rate shock of 40 BP. Calculate ED using an interest rate shock of 40 BP. तो उस केस में स्टेप 1 अभी का प्राइस निकाल लें। स्टेप 1 एग्जिस्टिंग प्राइस। तो आपको दिख रहा होगा एग्जिस्टिंग प्राइस इज 110 इंटू एन्यूटी फैक्टर 12% कॉमा 5 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% कॉमा 5। 110 5 बार मिलने वाला है, फिर 1000। 110 इंटू एन्यूटी फैक्टर 12% कॉमा 5 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% कॉमा 5। आंसर बताइएगा।
वेटिंग फॉर द आंसर। ऋषि का आंसर आ रहा है 963.96। ऋषि का 963.96, युवराज का 963.95, लावण्य का 963.95, युवराज, शुभम, अनुष्का का 963.52। ओके, सबसे कॉमन आंसर है 963.95। ठीक है। P0 स्टेप 2, नेगेटिव शॉक टू कैलकुलेट P2। इंटरेस्ट रेट को गिराएंगे P2 निकालने के लिए। सो न्यू R इज इक्वल टू 12 माइनस 0.4 इक्वल टू 11.6। YTM 12% था, वो लोग बोला 40 बेसिस पॉइंट शॉक देना है, तो 12 बन गया 11.6। Therefore, P2 is equal to 110 into annuity factor 11.6% comma 5 plus 1000 into discounting factor 11.6% comma 5। ओके, P2 हायर प्राइस जो है 110 इंटू एन्यूटी फैक्टर 11.6% कॉमा 5 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 11.6% कॉमा 5। सो ऋषि इज सेइंग 968.08, 968.08, 968.08, 968.08, but Yuvraj is saying 978.16. Yuvraj is saying 978.16. Please calculate others. Okay, 978.16 ही आ रहे, 978.16, कुछ मिस्टेक हो गया ऋषि से। 978.16, 978.16, ठीक है। Therefore, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, बताइएगा कितना, दाम कितना बढ़ा। वो जो P0 से P2 दाम कितना परसेंटेज बढ़ा। तो मैं विदाउट फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ कि ईडी का मेरे को फॉर्मूला नहीं आता है, मैं विदाउट फॉर्मूला पहले निकालना चाह रहा हूँ। ओके, दाम जो है क्या था 963.95 से 978.16, उसका परसेंटेज चेंज निकालो ना। 963.95 से 978.16 उसका परसेंटेज चेंज, 963.95 से 978.16 उसका परसेंटेज चेंज 1.474%, 1.474% दाम बढ़ा। ठीक है, 1.474% दाम बढ़ा। ओके, इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, नॉट रिक्वायर्ड, ये निकाले ऐसे ही, नॉट रिक्वायर्ड लिख दो बगल में, नॉट रिक्वायर्ड, इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, ये मैं निकाला हूँ लॉजिक के लिए। ओके, ये लॉजिक के लिए निकाला हूँ, नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया हूँ, एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है इसका। अब स्टेप 3, पॉजिटिव शॉक टू कैलकुलेट P1, positive shock to calculate P1. So new YTM is equal to 12 plus 0.4 is equal to 12.4%. Therefore, P1 is equal to 110 into annuity factor 12.4% comma 5 plus 1000 into discounting factor 12.4% comma 5, 110 into annuity factor 12.4% comma 5 plus 1000 into discounting factor 12.4% comma 5।
110 इंटू एन्यूटी फैक्टर 12.4% कॉमा 5 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 12.4% कॉमा 5. तो ऋषि इज गेटिंग 950.03. युवराज ऑल्सो 950.03. So 950.03. 950.03. हिमेश का भी 950.03. जयेश, आशीष. Okay. Therefore, percentage fall in price. P0 से P1 जो दाम गिरा उसका परसेंटेज फॉल. प्राइस क्या था अपना 963.95, उससे गिर के 950.03 हो गया. कितना परसेंटेज गिरा? 963.95 से 963 पॉइंट क्या था 95 से गिर के 950.03 हो गया. कितना परसेंटेज गिरा? कितना परसेंटेज गिरा? कितना परसेंटेज गिरा? शुभम इज सेइंग 1.42%. Shubham is saying 1.42%, but all others saying 1.44%. Okay, 1.44% all others are saying. So equal to 1.44%. माइनस नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी फॉल बोल दी है, तो माइनस नहीं दिखा रहा हूँ. वंस अगेन ये एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड नहीं होगा. नॉट रिक्वायर्ड निकाला हूँ अभी बिकॉज फर्स्ट टाइम लॉजिक दे रहा हूँ. Not required, okay, when doing the sum in the exam. Now let's calculate ED by common sense. पहले common sense से निकालते हैं, फिर फॉर्मूला से. common sense. तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस आप लोग का आया 1.474. जोश परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस आप लोग का आया 1.44. शर्मा के. तो ये जो जोश एंड शर्म को हटा दो बिकॉज ड्यूरेशन वही करता है. स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व को हटा दे रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मान रहा है. एवरेज परसेंटेज चेंज क्या आया? एवरेज परसेंटेज चेंज क्या आया? 1.474 प्लस 1.44 डिवाइड बाई 2. एवरेज परसेंटेज चेंज आया 1.474 डिवाइडेड बाय 1.44 डिवाइडेड बाई 2. 1.474 डिवाइड प्लस 1.44 डिवाइडेड बाई 2. एवरेज परसेंटेज चेंज क्या आया? $1.457%. For a 0.4% change in interest rate, percentage change in price equal to 1.457%. 0.4% से अगर 1.457% चेंज हो रहा है, therefore 1% से कितना? Therefore, for a 1% change in interest rate, percentage change in price equal to 1.457 divided by 0.4. 1.457 divided by 0.4. 0.4 से इतना तो 1% से कितना? 1.457 डिवाइड बाय 0.4. ओके, 0.4% से इतना तो 1 से कितना? तो ये 3.643% आ रहा है. ऋषि बोल रहा है 3.643% आ रहा है.
3.6% 3, तो यही तो बीटा चाहिए था। बीटा का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट में 1% बाजार चेंज होगा तो स्टॉक कितना परसेंट चेंज होगा, और वो बीटा का भाई यहाँ पे क्या है? स्लोप। 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो प्राइस कितना परसेंट चेंज होगा? इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी। 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो प्राइस कितना चेंज होगा? 3.643%। ये बीटा आ गया ना एक तरह से, बॉन्ड मार्केट का बीटा। अब फॉर्मूला से निकाल ले। नाउ विथ फॉर्मूला, फॉर्मूला ED इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2P0 डेल्टा वाई। ED इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2P0 डेल्टा वाई। तो P2 क्या था? बड़ा वाला दाम 978.96, 978.96 माइनस 950.03 डिवाइड बाय 2 इंटू एग्जिस्टिंग दाम 963.95, 2 इंटू 963.95 इंटू 0.004, 978.92 minus 950.03, the whole divided by 2 into 963.95 into 0.004. So this is also coming to 3.643%. 3.6425 माने 3.643%। ऊपर क्या आया था? 3.643%. You can see the remarkable common sense discussion going on. ठीक है, तो 3.643% सेम आंसर आ गया। ठीक है, 3.643% बोल रहा है। 978.16 था। युवराज डेसिमल का लड़ रहे। ओके, 978.16 था, नो इश्यूज, ठीक कर देता हूँ। 978.16 ये था। ठीक है, तो ये होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला बाय द बचपन का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। समझ गए? ऑब्वियसली अपने को ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज अपने लॉजिक के साथ कर रहे हैं। आप एग्जाम में करोगे तो आपको पता है आपको 3 बार कैलिबर दिखाना है फटाफट प्राइस निकालने का। एक बार 12% पे, एक बार 11.6 पे, एक बार 12.4 पे। 12 पे, 11.6 पे और 12.4 पे, और उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है। आई यू अंडरस्टैंडिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन? 12 पे, 11.6 पे, 12.4 पे, और पुट करो, आंसर निकालो। ऑब्वियसली ये मत पूछना कि सर क्या हम एग्जाम में फॉर्मूला के बजाय जैसे आपने लिखाया परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। कोई भी हालत में नहीं, वो मार्क्स नहीं देगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पुस्तकों में उसके नहीं बोलना चाहिए, किसी ने ऐसे सोचा नहीं है तो वो क्या सोचेगा? गॉट इट? तो एजेंडा था अपने को स्लोप निकालना है। तो स्लोप 2 तरह से निकल सकता है। वन इज़ बचपन का तरीका विदाउट कैलकुलस। वो कैलकुलस के बिना वो जो बचपन का तरीका से ये निकल गया। अब ये सेम चीज़ अपने को निकालना है कैलकुलस वाले मेथड से। ये सेम चीज़ निकालना है कैलकुलस वाले मेथड से। तो कैलकुलस वाले मेथड से जो निकालना है, जो कैलकुलस वाले मेथड से निकालना है, उसमें जाहिर हम कैलकुलस नहीं करेंगे, कैलकुलस का हिंट देंगे। पर पहले मैं हिंट नहीं देना चाहता हूँ, मैं पहले दिखाना चाहता हूँ कैसे करना है। यानी कि फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आप कर लेंगे कैलकुलेशन, पर आपको थोड़ा ऑड लगने वाला है कि सर क्या करा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। फिर से फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आपको ऑड लगने वाला है, बिकॉज यू विल फील दैट सर क्यों करा रहे हैं, बता तो दीजिए क्यों करवा रहे हैं। तो क्यों वाला पार्ट अगर पहले बताया तो माथा खराब होगा, इसलिए क्यों वाला बाद में करते हैं, करना क्या है वो बताते हैं। इज इट फाइन?
जो कैलकुलस वाला मेथड है उसमें करना क्यों है वो बाद में बताते हैं, पहले करना क्या है वो बताते हैं। आर वी ऑन द सेम पेज? आर वी ऑन द सेम पेज? ठीक है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का नाम था मॉडिफाइड ड्यूरेशन। लुक एट द नेम, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसका मतलब लगता है ड्यूरेशन है उसको मॉडिफाई किया है, लगता है कुछ ड्यूरेशन टाइप का फॉर्मूला है उसको लगता है मॉडिफाई किया है। लुक एट द नेम, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मतलब लगता है वो पावर निकाल रहा है, एवरेज में पावर क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसको मॉडिफाई किया है, एवरेज में पावर क्या है। तो अकाउंट्स में जाओ तुम क्लास 11-12 लेवल पे, और तुमको याद आएगा अकाउंट्स में एक सम होता था एवरेज ड्यू डेट का। तुम अकाउंट्स में जाओ और तुमको याद आएगा एक सम होता था एवरेज ड्यू डेट का। एवरेज ड्यू डेट याद आया? जब पार्टनरशिप ये सब करते थे उस समय का ही टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। मेरे को तो 22-23 साल हो गया छोड़े हुए एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट क्या होता था कि भाई किसी को अलग अलग टाइम पे पेमेंट करना है अलग अलग, तो एक ही डेट पे कब सलटा सकते हैं। 10,000 देना है 15 तारीख को और 10,000 देना है 25 तारीख को, तो मैं भी 20 तारीख को 20,000 दे दो। 10,000 देना है 15 तारीख को, 10,000 देना है 25 तारीख को, तो 20,000 जो है वो 20 मैंने वॉटेवर 20,000 20 तारीख को दे दो। ऐसे होता था ना एवरेज ड्यू रेट। वैसे ही इस सम में आपको मिलना है 110 1 साल बाद, 110 2 साल बाद, 110 3 साल बाद, 110 4 साल बाद, 1,110 5 साल बाद। टोटल कितना पैसा मिलना है आपको? 110 इंटू 5 550 प्लस 1000 1,550 आपको पैसा मिलेगा। 1,550 सही बोल रहा हूँ? इस सब में आपको टोटल में 1,550 रुपया मिलने वाला है। 1,550 व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 1,550, बट यू आर गोइंग टू गेट दिस मनी। क्या ये सही होगा कि ये पूरा पैसा आपको 5 पे मिल रहा है? रॉन्ग, बिकॉज कुछ पैसा पहले मिल रहा है। अगर कोई बोलेगा ये पूरा पैसा 1,550 5 पे मिल रहा है, एकदम गलत है, कुछ पैसा पहले मिल रहा है। तो इन दैट केस वो कौन सा एवरेज ड्यू डेट है जहाँ पे अपने को एक तरह से पूरा पैसा मिल रहा है? व्हाट इज द एवरेज ड्यू डेट? व्हाट इज द एवरेज पावर? पावर क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 श्याम सुंदर। तो वो पावर एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो एवरेज में पैसा कब मिल रहा है, बिकॉज 5 पे तो नहीं मिल रहा है। तो एवरेज में पैसा कब मिल रहा है, एवरेज पावर क्या है? तो सर पैसा मिल रहा है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, उन पाँचों का एवरेज निकालना है। 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे उन पाँचों का एवरेज निकालना है। क्या सिंपल एवरेज निकालना चाहिए या वेटेड एवरेज? सोच के बताओ। 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे मेरे को इसका एवरेज निकालना है। सिंपल एवरेज निकालूं कि वेटेड एवरेज? 1 पे पैसा मिल रहा है, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, तो इसका सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज? इसका सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज। व्हाट्स योर फीलिंग? वेटेड एवरेज सबने बोला, क्यों? वेटेड एवरेज सबने बोला है, क्यों? गिव मी द हिंट, वेटेड एवरेज क्यों? 1 2 3 4 5 का वेटेड एवरेज क्यों? वाई वेटेड एवरेज? 1 2 3 4 5 का वेटेड एवरेज क्यों? सिंपल एवरेज क्यों नहीं? ओके, बिकॉज कैश फ्लोज अलग अलग है। बिकॉज कैश फ्लोज अलग अलग है, एकदम सही है। तो कैश फ्लोज अलग अलग है। कैश फ्लोज क्या है याद करते हैं? 110 110 110 110 1,110। तो बाय दैट लॉजिक सबसे ज़्यादा वेट किसको मिलना चाहिए? 1 को कि 2 को कि 3 को कि 4 को कि 5 को? 1 को कि 2 को कि 3 को कि 4 को कि 5 को? सबसे ज़्यादा वेट किसको मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा वेट किसको मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा वेट किसको मिलना चाहिए? 1 को कि 2 को कि 3 को कि 4 को कि 5 को? सर 5 को, बिकॉज 5 में 1,110 है। एकदम सही, एकदम सही। 5 में 1,110 है, तो 5 को सबसे ज़्यादा वेट मिलना चाहिए। तो क्या 1 2 3 4 को बराबर वेट मिलना चाहिए? क्या 1 2 3 4 को बराबर वेट मिलना चाहिए? क्या 1 2 3 4 को बराबर वेट मिलना चाहिए? क्या 1 2 3 4 को बराबर वेट मिलना चाहिए? यस प्लीज, क्या 1 2 3 4 को बराबर वेट मिलना चाहिए? आई एम वेटिंग। आंसर आया नो, क्यों? हिमेश बोला यस, रॉन्ग आंसर है। आंसर है नो, क्यों? 1 2 3 4 को बराबर वेट नहीं मिलना चाहिए। हिंट दो क्यों? 1 2 3 4 को बराबर वेट नहीं मिलना चाहिए। हिंट दो क्यों?
बोल रहा है डेट अलग अलग है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी 110 आफ्टर 1 ईयर इज मोर डियर देन 110 आफ्टर 2 ईयर। ओके, 110 जो 1 साल बाद आ रहा है उसका महत्व ज़्यादा है मेरे लिए एज कंपेयर टू 110 जो 2 साल बाद आ रहा है, और उसका महत्व ज़्यादा है एज कंपेयर टू 110 जो 3 साल बाद आ रहा है, उसका महत्व ज़्यादा है एज कंपेयर टू 110 जो 4 साल बाद आ रहा है। पर पाँचवा में तो 1110 है ना, वो तो बाप है, अमाउंट ही बाप हो गया। तो मेरे को जो लग रहा है सबसे ज़्यादा वेट मिलेगा 5 को, उसके बाद वेट मिलेगा 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। सोचो, सबसे ज़्यादा वेट मिलेगा 5 को, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। सोच लो प्लीज़, सबसे ज़्यादा वेट करीब 60-65% वेट मेरे को लगता है मिलेगा 5 को, उसके बाद मे बी करीब 12-15% वेट मिलेगा 1 को, फिर उससे ज़रा सा कम 1% वेट कम मिलेगा 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। खोल खाल के समझ में आ गया होगा। इसका मतलब वेट्स क्या देना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। वेट्स क्या देना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। वेट्स देना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज को वेट देना चाहिए। चलो देते हैं, चलो देते हैं, बहुत मजा आ रहा होगा। लिखते हैं, नाउ लेट अस शिफ्ट टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन bracket MD. Now let us shift to modified duration bracket MD. Sorry. By the name itself, comma, it is obvious that we have to first calculate duration. We have to first calculate duration D and then modify it. We have to first calculate duration D and then modify it. MD equal to D divided by 1 plus R. ये मॉडिफिकेशन है। क्यों है? बात हुआ था ना, क्यों का बात नहीं करेंगे। D डिवाइडेड बाय 1.12। सर क्यों डिवाइड बाय 1 प्लस आर? मैंने बोला था उसका बात नहीं करेंगे, उसका बात बाद में होगा। एम डी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 1 प्लस आर, डी डिवाइडेड बाय 1.12। ड्यूरेशन, तो चलो ड्यूरेशन निकाले तो काम हो जाएगा। फीलिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट, we are getting okay, we are getting this, नंबर लाइन में ड्रॉ कर लिए। What is the average time when all cash flows are received? What is the average time when all cash flows are received? Basically average waiting time, ये नाम है, average waiting time. Okay, this is the thing that you need to remember. एवरेज वेटिंग टाइम, कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है ऑन एन एवरेज। एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम ईयर्स, ये हो गया एक्स, इसका एवरेज निकालना है। सेकेंड कॉलम कैश फ्लो, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू, बात हुआ ना, एट द रेट ऑफ YTM 12%। फोर्थ कॉलम वेट, फिफ्थ कॉलम WX। ईयर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो को वेट लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से, फिर WX। तो ईयर्स 1 2 3 4 5, कैश फ्लो 110 110 110 110 1110, प्रेजेंट वैल्यू बोलो 110 का प्रेजेंट वैल्यू
इस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर मत लगाओ, ऐसे करो जो ऐसे मैं बोल रहा हूँ। सुनना, 110 बाई 1.12 करो, 110 बाई 1.12, 110 बाई 1.12 करो, एक बार करो ना, 110 बाई 1.12 बताओ। डिस्काउंटिंग फैक्टर मत लगाओ, किसी कारण से बोल रहा हूँ। 110 बाई 1.12 बताओ। 98.21। अब उसको फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1.12। अब उसको फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1.12। बिकॉज 110 को 2 साल पीछे टानोगे, इससे बढ़िया 98.21 तो 1 साल पीछे टाना हुआ है, उसी को डिवाइड बाय 1.12 कर दो, मजा आ जाएगा। 87.69, उसको फिर से डिवाइड कर दो बाय 1.12। 87.69 को डिवाइड बाय 1.12 फिर से कर दो, रिदम में होते जाएगा। 87.69 बाय 1.12, 78.3। 78.3 को फिर से डिवाइड कर दो बाय 1.12। 78.3 को फिर से डिवाइड कर दो बाय 1.12। 69.91, 69.91। लास्ट वाले को अगर डिवाइड करेंगे बाय 1.12 दैट्स फाइन, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1110। लास्ट वाले को या तो फ्रेश निकाल लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर से कर लो। लास्ट वाले डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% से इंटू 1110। लास्ट वाला अमाउंट चेंज है ना, 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 बाय 1.12 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 बार इंटू 1110। 1 बाय 1.12 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 बार इंटू 1110। 629.84, 629.84, 629.84 टोटल निकालने का जरूरत नहीं है। P0 आया हुआ है हमारा, शुरू में P0 क्या आया था 963 पॉइंट P0, अप्रॉक्स उतना ही आएगा जितना आपका P0 आया था। ऊपर में P0 क्या आया था 963.95, तो टोटल तो वही आएगा बिकॉज बॉन्ड प्राइस ही तो निकला है अप्रॉक्स। अब 94 या 84 या कुछ आ रहा होगा वो अलग बात है। 963.95, ओके 963.95 जो पहले निकाले थे P0, वो एन्यूटी से निकाले थे, ये ऐसे निकाले हैं, सॉरी। अब इसके हिसाब से वेट्स दें, वेट्स देना प्लीज़, 4 डेसिमल में वेट्स बताना। 98.21 डिवाइड बाय 963.95, 4 डेसिमल। 98.21 डिवाइड बाय 963.95, 4 डेसिमल। 98.21 डिवाइड बाय 963.95, 4 डेसिमल्स प्लीज़। 98.21 divided by 963.95, 4 decimals, 0.1019. It is 0.1019. तो वी एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वाले का वेट कम आएगा। 87.69 डिवाइड बाय 963.95, 87.69 डिवाइडेड बाय 963.95, 87.69 डिवाइड बाय 963.95, 0.0910, 0.0910। नेक्स्ट वाला 78.3 डिवाइडेड बाय 963.95। आई थिंक इसको डिवाइड कर दे 1.12 से आ जाएगा। आई थिंक ये जो वेट्स आ रहा है उसको डिवाइड कर दे 1.12 से तो भी आ जाएगा। ट्राई करो, एक क्रॉस चेक करना। जो वेट्स निकल रहा है उसको डिवाइड बाय 1.12 कर दे तो भी आ जाएगा शायद। तो 0.0812। नेक्स्ट वाला वेट, नेक्स्ट वाला वेट 0.0275, 0.0725। और लास्ट वाला ज़्यादा आएगा। लास्ट वाला फ्रेश निकाल लो, 629.84 डिवाइडेड बाय 963.95, 629.84 डिवाइडेड बाय 963.95, 0.6534। अगर आप ध्यान दो तो यही बात हुआ था कि सर लास्ट वाला बहुत बड़ा अमाउंट है, उसका वेट सबसे ज़्यादा, उसके बाद सारे अमाउंट्स बराबर है, पर फर्स्ट वाले का वेट ज़्यादा आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर सेकंड वाला कम वगैरह। मैंने बोला था 60-70% वेट आएगा लास्ट वाले का।
इफ़ यू रिकॉल टोटल वेट तो 1 आता ही है, कोई बात ही नहीं है। अब 0.9999 आ रहा होगा तो मत बोलना प्लीज़ युवराज, ठीक है। अब अपने को इसका एवरेज निकालना था, किसका? अपने को एवरेज निकालना था इसका एवरेज निकालना था, समझ गए। और वेट्स आ गया है तो निकाले एवरेज। 0.1019 इंटू 1 इज ऑब्वियसली 0.1019। 0.091 इंटू 2 is 0.182। 0.0812 इंटू 3 0.2436। 0.0725 इंटू 4 0.29 आई थिंक। 0.6534 इंटू 5 बता दो। 0.6534 इंटू 5 0.6534 इंटू 5 3.267 टोटल what is the total? क्या 3.267 टोटल है क्या? नहीं, 4.0845 ये टोटल है। 4.0845 दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, ड्यूरेशन is equal to summation wx is equal to 4.0845 years। क्या है ये? एवरेज वेटिंग टाइम, जो एवरेज ड्यू डेट अकाउंट्स वाला एवरेज वेटिंग टाइम। ऊपर बात हुआ था विदाउट लॉजिक MD इज इक्वल टू D डिवाइड बाय 1 प्लस R। 4.0845 डिवाइड बाय 1.12। 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 3.647। 3.647 अलग अलग आंसर दे रहे हैं लोग। श्याम सुंदर कुछ और ही आंसर दे रहे हैं। 3.65 ठीक है, 3.65%। 3.65%। और पहले ED क्या आया था चेक करना। पहले ED क्या आया था प्लीज़ चेक करना विदाउट कैलकुलस। विदाउट कैलकुलस क्या आया था? वही 3.643। और विथ कैलकुलस क्या आया है? 3.65%। ओके, दोनों से ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर आएगा बिकॉज एक कैलकुलस है और एक विदाउट कैलकुलस है, बट दोनों कंसेप्चुअली एंड फंडामेंटली सेम है, दोनों स्लोप ही है। केवल दो तरीका है निकालने का। 3.65%। 3.65%। तो आप लोग को एक चीज़ एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपको जो कंप्यूट करना है ना मॉडिफाइड ड्यूरेशन, उसका तरीका समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान है यार। इस तरह से अपने को एवरेज मैच्योरिटी निकालना है और डिवाइड बाय 1 प्लस R करना है। यानी जो तरीका है ना करने का, उसके बारे में कंप्लेन नहीं होगा। केवल कंप्लेन होगा कि सर अचानक से आप ये ईयर्स बोले, इसको डिवाइड बाय 1.12 की और इसको परसेंटेज बोल रहे हैं। ये आपने अचानक से इसको ईयर्स बोला था और इसको डिवाइड बाय 1.12 और परसेंटेज बोल रहे हैं, ठीक है। वो एक गैप होगा मेंटल, बट अदरवाइज स्पीकिंग जो तरीका है कि सर कैसे MD निकलेगा वो समझ में आ गया होगा। समझ गए? हाँ, तो वो जो लॉजिक है वो लॉजिक हड़बड़ीज में अगर बोलूँगा तो ऐसे भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो लॉजिक कल सुबह बोलते हैं, ठीक है। वैसे एक चीज़ बता देते हैं कि वो लॉजिक 100% सेटिस्फाइड वो स्टूडेंट हो सकता है जो स्टूडेंट को कैलकुलस आता है,
और वो स्टूडेंट कल का वेट करने के बजाय फॉर एग्जांपल आज ही उसको समय मिले, तो इन दैट केस जीपीटी वगैरह से जो डेरिवेशन है एमडी के फॉर्मूला का, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो डेरिवेशन है, वो जीपीटी के हेल्प से देखे एक बार, ठीक है ना। मैं तो बताऊंगा ही, नो डाउट अबाउट इट, और मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, आई गिव अ हिंट अबाउट इट। कल सैटरडे है, हाँ तो मंडे ही सही, जब कल बोले, कल माने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, नेक्स्ट ट्यूशन डे, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। देर इज नो सम्स, देर आर नो सम्स दैट वी हैव डन टुडे। हो सकता है मैं कोई एक सम या दो सम ड्यूरेशन का डाल दूंगा, ये कैलकुलेशन वाला, जिससे आप अपना हाथ पैर मार सको, ठीक है। अदरवाइज देर आर नो सम्स, एज वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे ओनली, कि आज का क्लास अच्छा होने वाला है। तो यू मस्ट हैव इंजॉयड द क्लास, बिकॉज कंसेप्चुअली पढ़ने में मज़ा आता है। वो सब क्या चल रहा था, F माइनस पी बाई पी इंटू 100 इंटू 12/n, भगवान जाने, ठीक है ना। चलिए, आई डोंट नो, अभी क्लास बहुत सारा रिजल्ट्स निकला है CFA L1 L2 का, तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, तो वेदर आई विल बी एबल टू पिच इन सम एक्स्ट्रा क्लास और नॉट फॉर द पोर्टफोलियो ऐसा वाला पोर्शन, तो वो देखता हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अदरवाइज़ मिलते हैं मंडे को। बाय बाय।